प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 6 के पाठ श्वसन रिस्पिरेशन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। और प्रश्न है, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? और इसके विकल्प हैं अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि जब हम बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस अतिरिक्त ऊर्जा की मांग की आपूर्ति के लिए हमारी पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है और इस लैक्टिक अम्ल का संचयन हमारी पेशियों में हो जाता है और इस कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। तो सही विकल्प होगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है और इसके विकल्प हैं 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट और 30 से 35 प्रति मिनट। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि 15 से 18 प्रति मिनट औसत श्वसन दर विश्राम अवस्था में होती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? और इसके विकल्प हैं फेफड़ा, ट्रेकिया, आहार नाल और डायफ्राम। तो फेफड़ा, ट्रेकिया और डायफ्राम मानव श्वसन अंग के भाग हैं, जबकि आहार नाल अर्थात भोजन की नली यह हमारे पाचन अंग का भाग है। तो सही विकल्प होगा आहार नाल। प्रश्न संख्या 2, सही और गलत का चयन कीजिए। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े या गिल्स होते हैं, तो यह गलत होगा। प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्वास मतलब सांस को अंदर लेना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो यह सही होगा। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रश्वास का मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना, तो यह गलत है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया उच्च श्वास कहलाती है। मनुष्य, गाय, भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। तो गिल्स के द्वारा श्वसन मछलियों में होता है और मनुष्य, गाय, भैंस आदि में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो यह भी गलत होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3, खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड ब के साथ मिलान कीजिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि खंड अ में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। ईस्ट, डायफ्राम, त्वचा, मछली और पत्तियां। और खंड ब में केंचुआ, अल्कोहल, वक्ष गुहा, रंध्र, गिल। तो ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन कर अल्कोहल बनाता है। डायफ्राम हमारी वक्ष गुहा में स्थित होता है। केंचुए त्वचा से श्वसन करते हैं। मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करती हैं और पत्तियों में श्वसन की क्रिया रंध्र के द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 4, कारण बताइए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांसें लेता है। जब धावक दौड़ता है तो शरीर की मांसपेशियों को अधिक कार्य करना पड़ता है, अर्थात शरीर को सामान्य स्थिति से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु धावक को सामान्य से अधिक तेजी से तथा गहरी सांसें लेने पड़ती हैं,
ताकि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन शरीर को मिल सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। धूल भरी वायु में सांस लेने से हमारे श्वास के साथ धूल कण भी श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि हमारा श्वसन तंत्र उन्हें स्वीकार नहीं करता और फेफड़ों से तेज वायु उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आ जाती है। और यही कारण है कि धूल भरी हवाओं में सांस लेने से हम छींकते हैं। पांचवा प्रश्न, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो चलिए पहले हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन का फॉर्मूला देख लेते हैं। वायवीय श्वसन अर्थात जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। अवायवीय श्वसन अर्थात जब ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के होता है, और तब ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में ऊर्जा में विमुक्त होने से होता है। तो चलिए अब हम लोग समानताएं देखते हैं। पहला है, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और यहाँ कम मात्रा में, लेकिन ऊर्जा दोनों ही प्रकार के श्वसन में उत्पन्न होती है। दूसरा है, दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग अंतर देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है 38 एटीपी, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होती है 2 एटीपी। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। मनुष्य के श्वसन अंग है नासागुहा, श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम और पिंजर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। नासागुहा से वायु श्वास नली होकर हमारे फेफड़ों में आती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी की परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। सबसे पहले हम लोग अंतः श्वसन में देखते हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है तथा फेफड़ा वायु से भर जाता है। उच्च श्वसन के समय ठीक इसके विपरीत होता है। पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। 7वां प्रश्न है, 3 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक का 3/4 भाग तक जल से भर दीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पौधा रखिए तथा परख नली सी में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? तो बच्चों, परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होगी, क्योंकि घोंघा श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। परख नली बी में जलीय पौधा है, तो जलीय पौधा श्वसन में जिस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता है, और इसलिए परख नली बी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी। परख नली सी में हम लोगों ने घोंघा और पौधा दोनों को रखा है, तो परख नली सी में
घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पादप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। और यही कारण है कि परखनली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। 8वां प्रश्न, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है? जब यह पेशी में होता है तो पेशी में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में होता है। और जब अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है तो ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में होता है। 9वां प्रश्न, जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? नींद आने पर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हम बार बार जम्हाई लेते हैं और श्वसन की यह प्रक्रिया मुंह से संपादित होती है। 10वां प्रश्न, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है? श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, जिससे कि ऊर्जा, जल और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की अधिक मात्रा में होता है। बच्चों, ये थे श्वसन पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।